नेहा पूना शहर की रहने वाली एक होशियार लड़की थी। अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ उसने ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर लिया था। कॉलेज में पढ़ने के दौरान उसकी शेखर से मुलाकात हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पढ़ाई खत्म होने तक दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके थे। नेहा, अब मुझे अपने गांव में जाकर रहना पड़ेगा। मैं आगे ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी करूंगा। शेखर, डैडी के पास आकर हमारी शादी की बात करो। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। शेखर नेहा के डैडी भानु प्रताप के पास शादी की बात करने गया तो वे नाराज हो गए। भानु प्रताप ने पूछा, अरे तुम्हारे साथ शादी करके मेरी लड़की कहाँ रहेगी? तुम गांव में रहोगे तो मेरी लड़की वहां नहीं रह पाएगी। वो इतने ऐशो आराम में पली है कि बिना एसी के नहीं रह पाएगी। डैडी, गांव हो या शहर हो, जब आपस में प्यार हो तो सब चल जाता है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर शेखर से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं दूसरी जगह शादी कभी नहीं करूंगी। नेहा ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। भानु प्रताप बोले, सुनो नेहा, जैसे अपने मन से शादी करने जा रही हो वैसे ही अपने पर डिपेंड होकर रहना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ओके डैडी, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। नेहा शेखर के साथ ससुराल पहुंची। उसकी सास सरला और ननद रश्मि ने खुले दिल से उसका स्वागत किया, जिससे नेहा बहुत खुश हो गई। वह सबके साथ गांव में रहने लगी। एक दिन सरला नेहा से बोली, बहू, तुम्हारे बालों का स्टाइल कितना सुंदर है। रश्मि का भी ऐसा स्टाइल बना दो। आज उसे देखने वाले आएंगे। बहुत से लोग इसे देखकर जा चुके हैं, लेकिन सब मना कर देते हैं। एक तो काली है, ऊपर से झाड़ी जैसे बाल हैं। ठीक है मम्मी जी। रश्मि नहाकर नेहा के पास आ गई। नेहा ने रश्मि के बालों को खोला तो वह हंसने लगी। ये बाल हैं कि चिड़िया का घोंसला? इनसे कैसे कोई स्टाइल बन सकता है? शायद कंघा टूट जाए पर बाल सीधे नहीं होंगे। भाभी, गांव की खुली हवा और सीधी धूप में हम सब लोग खेतों में काम करते हैं, तो बाल और खाल का किसे ध्यान रहता है? नहीं तो मैं भी गोरी थी। लगातार धूप में कोई कैसे गोरा रह सकता है? नहीं मेरी लाडो, मैं भूल कर रही थी। अब तुम देखना, तुमको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। नेहा ने अपनी मेकअप किट निकाली। उसने रश्मि की स्किन को ब्लीच किया, फिर फाउंडेशन लगाकर मेकअप करना शुरू किया। फिर उसे अपनी स्टाइलिश साड़ी पहना दी। भाभी, आपने तो मेरा रूप ही बदल दिया। पहचान में ही नहीं आ रहा है कि ये मैं ही हूँ। थोड़ी ही देर में मेहमान आ गए। लड़का तो रश्मि को देखकर लट्टू ही हो गया। उनकी शादी तय हो गई। घर में सब खुशी से झूम उठे। रश्मि, अभी मैंने तुरंत का काम चला दिया, पर शादी होने तक हर्बल कॉस्मेटिक से तुम परमानेंट खूबसूरत बन जाओगी। 1 महीने में ही रश्मि के बाल रेशम की तरह मुलायम और सिल्की हो गए। उसके पूरे शरीर पर हर्बल लेप और उपटन ने उसका कायाकल्प कर दिया। अब वह सचमुच खूबसूरत बन गई थी। रश्मि की शादी हो गई। वह अपनी ससुराल में खुशी से रहने लगी। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव की औरतों में चर्चा होने लगी। ईश्वरी चाची बोली, सुना तूने रमिया? ऊ रश्मिया का तो रूप ही बदल गया। ऊ ताड़का सी रश्मिया अपने बिहार में साक्षात लक्ष्मी लग रही थी। हाँ हाँ चाची, एकदम हीरोइन बन गई। ऊ तो हेमा मालिनी, ई शेखर की बहुरिया का जादूगरनी है। नेहा के पास गांव की औरतें आने लगीं और जिद करने लगीं कि वह उनका भी मेकअप कर दे और उन लोगों से वह फीस ले ले। शाम को नेहा ने यह बात शेखर को बताई। सुनो शेखर, पूरे गांव की लेडीज मेरे पास आ रही हैं कि मेकअप कर दो। किसी की शादी होने वाली है तो वो मेहंदी भी लगवाना चाहता है। ऐसे में किस किस का काम करूंगी? क्यों ना मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर खोल लूं? क्या यहाँ ब्यूटी पार्लर चल जाएगा? गांव के लोग कंजूस मक्खी चूस होते हैं। औरतें तो सज धज कर हीरोइन बनेंगी और पैसे देने होंगे तो उनके पतिदेव लाठी लेकर यहाँ आएंगे कि क्या तमाशा बना रखा है। ऐसा नहीं होगा। ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं चलेगा? अभी से इतने सारे कस्टमर हैं। हाँ, वे इतना महंगा कॉस्मेटिक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उनको हर्बल कॉस्मेटिक उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा?
हमारे पास इतनी ज्यादा खाली जमीन पड़ी है, उसी में एलोवेरा, तुलसी जैसी चीजें उगाएंगे। और भी देसी जड़ी बूटियां हैं जो मेकअप के लिए जरूरी होती हैं, जो हम यहाँ तैयार करेंगे। उन्हीं से हर्बल कॉस्मेटिक तैयार होगा जो बहुत सस्ता होगा। वाह, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। आई एम सो लकी कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते हुए शेखर ने नेहा को गले से लगा लिया और बोला, तब तक थोड़ा बहुत हर्बल कॉस्मेटिक मैं ले आता हूँ, उससे अपना काम शुरू कर दो। अगले दिन शेखर शहर गया। वह ढेर सारा सामान ले आया। नेहा ने बाहर की बैठक में फर्नीचर रखवाकर नेहा हर्बल ब्यूटी पार्लर का एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया। कुछ दिनों में करवा चौथ आने वाली थी। मेकअप करवाने वालों की और मेहंदी लगाने वालों की भीड़ लग गई। लच्छो की बेटी ने लगातार हर्बल मेकअप करवाया। उसकी बेटी उषा का रिश्ता तय हो गया। वह नेहा को मिठाई खिलाने आई और बोली, ए शेखर की बहुरिया, ई लो मिठाई, मुंह मीठा करो। तुम्हारी वजह से हमारी उषा का ब्याह तय हुआ है। हाँ। सब औरतों के सामने नेहा की धाक जम गई। नेहा, तुम्हारा काम बहुत हो जाता है, लेकिन उतनी इनकम नहीं हो पा रही है। शहर में लोग ज्यादा पैसे देते हैं, क्यों ना तुम ब्यूटी पार्लर शहर में खोलो? नहीं, अभी थोड़े दिनों की बात है। हमारे खेत की जड़ी बूटियां तैयार हो जाएंगी, फिर उतना खर्चा नहीं आएगा। दूसरे, हम थोड़ी कोशिश और करते हैं। क्यों ना थोड़े से प्रचार के लिए पर्चे छपवा लें और तुम सभी जगह इसका प्रचार कर दो। ये बात ठीक है। वह ढेर सारे पर्चे छपवा कर ले आया और उसने आसपास के गांवों में वे पर्चे दीवारों पर चिपकवा दिए। नेहा बोली, देखा शेखर, आसपास के गांव के भी बहुत सारे लोग आने लगे हैं। शहर की महिलाओं ने जब ये सुना कि बिना किसी नुकसान के हर्बल ब्यूटी पार्लर में बहुत अच्छा मेकअप होता है, तो वो लोग भी गांव आने लगे। शेखर भी जी जान से जुट गया, क्योंकि इस काम में आमदनी होने लगी थी। उसके खेत की जड़ी बूटियां तैयार हो गईं। उसने और नेहा ने मिलकर उनसे हर्बल प्रोडक्ट तैयार किए। नेहा के डैडी ने भी नेहा के फेमस गांव के ब्यूटी पार्लर के बारे में सुना। वे अपने को रोक नहीं पाए और नेहा से मिलने चले आए। उन्होंने नेहा को गले से लगा लिया और बोले, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। मैंने तुम्हें समझने में भूल की, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं। इस तरह गांव के ब्यूटी पार्लर की धाक शहरों तक पहुंच गई। आशा के बड़े बेटे राहुल की शादी 3 साल पहले मीना से हो गई थी। आशा ने सोचा कि छोटे बेटे दीपक की भी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो जाए। दीपक और रेनू का रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिनों बाद ही शादी हो गई। बड़ी बहू गर्भवती थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी रेनू पर जल्दी ही आ गई। रेनू बोली, दीदी, क्या आपकी तबीयत खराब है? इस पर मीना ने कहा, नहीं रेनू, मैं माँ बनने वाली हूँ। 3 साल बाद बहुत इलाज के बाद मुझे ये सुख मिला है, इसलिए मम्मी जी ने मुझे बिस्तर से उठने को मना किया है। तो रेनू ने कहा, अच्छा दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आशा बोली, देखो बेटी, अब तुम्हें मीना का ख्याल रखना है। ऐसी अवस्था में जब तुम उसका ख्याल रखोगी तो समय आने पर वह भी तुम्हारी देखभाल करेगी। समझ गई ना? मम्मी जी, मैं दीदी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। रेनू सारा काम करके लेटी ही थी कि आशा ने आवाज दी और कहा, रेनू बेटा, मीना को मिश्री डालकर दूध और दवाई दे आना। क्या हुआ रेनू, क्यों मुंह बना रही हो? कुछ नहीं दीपक, मैं पूरे दिन घर का काम करके थक जाती हूँ। ऊपर से मम्मी जी मुझे पूरे दिन दीदी की सेवा में लगाए रखती हैं। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। कोई बात नहीं रेनू, कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर भाभी तुम्हारा हाथ पटाएंगी। रेनू परेशान होकर दीपक से बोली, लेकिन दीपक, अभी 6 महीने और हैं और उस पर डिलीवरी रेस्ट भी होगा। रेनू, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें भी तो इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। रेनू अपनी जेठानी के पास दूध लेकर गई और उससे पूछा, दीदी, और कोई काम तो नहीं है? नहीं रेनू, बस वहाँ से मेरी दवाई उठाकर दे दो और ये गिलास भी उठाकर ले जाना। रेनू मन ही मन बड़बड़ाती रही, जैसे मैं इनकी देवरानी न हुई, इनकी नौकरानी बन गई हूँ। हाँ। एक दिन रेनू की माँ सरोज का फोन आया।
सरोज बोली, कैसी है रेनू? बहुत दिन हो गए, तू घर नहीं आई। कैसे आऊं मम्मी, पूरे दिन इतना सारा काम करना पड़ता है। क्यों, तेरी जेठानी काम नहीं करती? माँ, वो गर्भवती हैं, बेड रेस्ट पर हैं। ओ, फिर तो तेरा पूरा समय काम में गुजर जाता होगा। चल, जब समय मिले आ जाना बेटी। कुछ महीनों बाद वह समय आ ही गया जब मीना ने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो रेनू के लिए एक बच्चे का काम और बढ़ गया। मीना भी अब बच्चे के साथ व्यस्त रहने लगी। रेनू के हिस्से में अब भी काम ज्यादा ही आता था। 1 साल बीत गया। रेनू, हमें भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 1 साल हो गया है और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। हाँ दीपक, आप सही कह रहे हो। अगले दिन दीपक ने ऑफिस जाते हुए रेनू को हॉस्पिटल छोड़ दिया, जहां सारी जांच के बाद पता चला कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। वह बहुत दुखी हुई। वह रास्ते में सोचती रही, अगर मैंने ये बात सबको बताई तो सब लोग मीना दीदी और उनके बच्चे को ही प्यार करेंगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं उस घर में सिर्फ एक काम वाली बनकर रह जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ। रेनू कुछ उदास रहने लगी। चिंता में ना तो वह ठीक से खाना खाती, ना ठीक से सोती, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। कमजोरी में उसे चक्कर आने लगे और उल्टी हो गई। आशा बोली, रेनू, लगता है बहू कि तुम माँ बनने वाली हो। मीना ने कहा, रेनू, बधाई हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे श्लोक को खेलने के लिए एक भाई या बहन मिल जाएगा। दीपक ने खुशी के मारे रेनू को गोद में उठा लिया। मैं बहुत खुश हूँ रेनू। अब रेनू कैसे बताए कि ऐसा कभी नहीं होगा, वह कभी मां नहीं बन पाएगी। रेनू ने सोचा, नहीं, मैं किसी को भी सच्चाई नहीं बताऊंगी। मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं मां बनने वाली हूँ। अगर ये सब ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही ठीक है। मुझे भी कुछ महीने थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं भी तो देखूं कि मुझे भी सब लोग मीना दीदी की तरह ही प्यार करेंगे या नहीं। अगले दिन रेनू सुबह उठकर रसोई में चाय बनाने गई। मीना ने उसे रसोई में देखते ही कहा, रेनू, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। शुरू के दिन है ना, इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। रेनू मन ही मन खुश होती हुई बोली, ठीक है दीदी, जाती हूँ। रेनू कमरे में चली गई। उसने देखा कि दीपक ने खुद ही बिस्तर उठाकर रख दिया है और अपने कपड़े खुद ही प्रेस करके वह ऑफिस के लिए तैयार भी हो गया। रेनू ने उससे कहा, अरे, आपने खुद ही सब कर लिया, मैं कर देती। अब अपने सारे काम खुद कर लूंगा मैं। तुम सिर्फ अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। मीना उसका नाश्ता और खाना समय से कमरे में ही पहुंचा देती और रात में मिश्री वाला दूध देना कभी नहीं भूलती। मीना मुस्कुराते हुए पूरे दिन घर का काम करती और बचे हुए समय में रेनू के पास बैठकर उसे प्रेगनेंसी के बारे में समझाती रहती। इसी तरह 3 महीने बीत गए। रेनू को चिंता होने लगी और वह सोचने लगी, जब घर में सबको मेरी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? सबको मुझसे इतनी उम्मीद है, सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मुझे इनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक दिन आशा ने रेनू को बुलाया और कहा, रेनू, जब मीना को बच्चा नहीं हुआ था ना, तब मैंने मन्नत मांगी थी। उसके बाद श्लोक ने जन्म लिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए भी मन्नत मांगी है, जो भगवान ने बहुत जल्दी सुन ली। शाम को तैयार हो जाना, तुम दोनों के हाथों से कुछ दान करवा दूंगी और अपने कुलदेवी के दर्शन भी करा लाऊंगी। रेनू खुद ही बहुत शर्मिंदा हुई और सोचने लगी, सिर्फ एक काम से बचने और सबका प्यार पाने के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला और मम्मी जी मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। अब मैं उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? मंदिर में जाकर आशा ने रेनू और मीना के हाथ से कंबल और पैसे बंटवाए। लेकिन रेनू जब मंदिर में कुलदेवी के दर्शन करने गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और रेनू बोली, हे कुलदेवी, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैंने अपने परिवार का प्यार पाने और काम से बचने के लिए झूठ बोला है। शायद ये इसी की सजा है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। बाहर आकर रेनू अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी।
आशा ने पूछा, क्या हुआ रेनू, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। झूठ? कैसा झूठ बहू? मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मुझे लगा आप सब लोग मीना दीदी को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने गर्भवती होने का नाटक किया। नाराज तो मैं बहुत हूँ, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगा कि हम सिर्फ मीना से ही प्यार करते हैं? मम्मी जी, मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मैं डर गई थी। मैंने देखा था कि श्लोक के पैदा होने से पहले और बाद में आप सब मीना दीदी से बहुत प्यार करते हो। अगर मैं माँ नहीं बनी तो आप मुझसे नफरत करने लगोगे। रेनू रोने लगी। ऐसा झूठ बोलने के बाद क्या तुम मुझसे प्यार करने की उम्मीद रखती हो रेनू? आशा ने रेनू को चुप करते हुए कहा, पागल लड़की, मन तो करता है कि एक थप्पड़ लगाऊं। हाँ, आज साइंस बहुत आगे आ चुका है, डॉक्टर के पास हर समस्या का हल है। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे। और हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मीना बोली, मम्मी जी सही कह रही हैं रेनू। अगले दिन रेनू, दीपक और आशा के साथ हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने कहा, अरे आप, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। मगर किस लिए डॉक्टर? आप अपना टेस्ट कराने आई थी ना। दरअसल मेरी गलती के कारण किसी और रेनू की रिपोर्ट आपके पास आ गई थी और आपकी उनके पास। ये रही तुम्हारी असली रिपोर्ट। तुम प्रेग्नेंट हो। रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हें 3रा महीना चल रहा है। झूठी गर्भवती बहू अब सचमुच में गर्भवती थी। रेनू को सबने गले से लगा लिया और कहा, तुम हमारे घर का हिस्सा हो, हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे ऐसा कभी मत सोचना।